अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। हालिया जंग में पाकिस्तान के हाथों नाकाबिले यकीन शिकस्त खाने के बाद भारत उन्हीं बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया है जो उसकी खसलत है। दिफाई, सिफारती और सियासी तमाम महाजों पर घुटने टेकने के बाद अब मोदी सरकार ने एक बार फिर अपनी प्रॉक्सीज को खुला छोड़ दिया है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिशों को तेज किया जा रहा है, जिसका जवाब भी मुंह तोड़ मिल रहा है। हालिया दिनों में भी बलोचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने अपने नापाक अजाइम को मुसल्लत करने की कोशिश की, जिनको नाकाम बनाया गया। और इस वक्त भी मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत बलोचिस्तान में मौजूद है और वहां पर दहशतगर्दी के अफरीद का कला कमा करने के लिए मुतहर्रिक है। कोयटा में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कबायली क़यादत से मुशावरत के लिए जिरगा मुनक्कद हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन की तबाही और तरक्याती मंसूबों में रुकावट डालने के दर पे हैं। फितना और हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द ग्रोह की मुकामी हिमायत की कोशिशों को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अमायदीन के मस्बत किरदार को सराहते हुए कहा कि मुकामी सतह पर राब्ते और शमूलियत जरूरी है ताकि दहशतगर्दों को हिमायत ना मिले। देर पा अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की कामयाबी नागुज़ीर है। हुकूमत, अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन दुश्मन अनासिर को कोई जगह नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। जिरगे से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह वाज़ेह किया कि भारत की प्रॉक्सी वार ढकी छुपी नहीं रही। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं। दुश्मन के अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। जो दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। फील्ड मार्शल ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। पाकिस्तान भारतीय अज़ाइम को सबूताज करने के लिए पुरज़म भी है और इक़दामात भी कर रहा है। वहाँ दुनिया को खबरदार किया जा रहा है कि मुस्तकबिल की भारतीय जारहियत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मुतालिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सैयद शमशाद मिर्जा का अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीय अज़ाइम को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दिया है। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनरल सैयद शमशाद मिर्जा का कहना था कि जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं और इंडिया की जानिब से सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना एक्ट ऑफ वार है। इसी सिंतास मुआहिदे से मुतालिक इंडिया की जहां पूरी दुनिया में जगह हसाई हो रही है, वहां यह इक़दाम उल्टा इंडिया के गले पड़ने जा रहा है। इस मुतालिक चीन का भी सख्त रद्द अमल आने का इम्कान है, जिसकी झलक नामवर चीनी तज्ज़ियाकार विक्टर गाओ के इस मौक़िफ़ में भी मिलती है, जिसके मुताबिक अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में विक्टर गाओ का कहना था कि भारत को सोचना होगा कि अगर नीचे वाले यानी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की तो ऊपर वाला यानी चीन क्या करेगा। एक तरफ दिफाई महाज पर पाकिस्तान की हिकमत अमली और मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है, तो सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बनाया गया आला सतह का वफ़द पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में अमेरिका पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वफ़द 2 और 3 जून को अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। 9 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकातों में इंडिया से फौजी तसादुम और मौजूदा तनाव से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेगा और नई दिल्ली की जानिब से गलत मालूमात की फ्राहमी की मुहिम की राह भी रोकेगा। न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान वफ़द मुतअद्दिद हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरस भी शामिल होंगे। इस सफारती मुहिम में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मुतहर्रिक है और वह पाकिस्तान के उन पड़ोसियों के सामने अपना मुकदमा रख रहे हैं जो माज़ी करीब में भारतीय प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान से दूर हो रहे थे। इस मुतालिक पाकिस्तान ने हंगामी इक़दामात करते हुए अफगानिस्तान से अपने तनाव में तेजी से कमी लानी शुरू कर दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने हाल ही में काबुल का अहम दौरा किया, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने अपने सफारत खाने को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान किया था। और आज भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीरों की सतह तक बढ़ाने के फैसलों का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की आज ही बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें सलामती कौंसिल समेत हर फोरम पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर बात हुई। एक तरफ पाकिस्तान को बैरूनी चैलेंज का सामना है, वहाँ पर अंदरूनी चैलेंज भी सर उठा रहा है, जब एक बार फिर सियासी मुहिम जोई की तैयारी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ एक और एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। इस मुतालिक PTI का क्या लाएमल होगा ये तो आने वाले चंद रोज में वाज़ेह होगा। ताहम ये जरूर वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक के साथ इस बार तमाम कश्तियां जलाकर निकल रही है। गो के सियासत को इम्कानात का खेल कहा जाता है और इस पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। तभी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मशवरा दिया है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से
माजी करीब में बनाई गई कमेटी से रजू करे और मुज़ाकरात की राह हमवार करे। जमहूरी रवैयों को, जमहूरियत को का तसलसल कायम रखते हुए, जमहूरी रवैयों को आगे फ़रोग देते हुए और उनको कायम दायम रखते हुए इनको चाहिए कि ये स्पीकर साहब के पास जाएं और स्पीकर साहब से बिल्कुल कहें कि जी हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से हुकूमत की साइड से अगर आप कहें कि फिर एक इन्विटेशन आए, क्योंकि इन्विटेशन तो मेड इन स्पीच से लेके आखिरी स्पीच तक वज़ीर आज़म साहब ने 12 दफ़ा इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद चल के जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इसमें आड़ नहीं है। वो एक कदम लेंगे तो कुछ कदम हम भी ले लेंगे। ताहम ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात या मुफाहमत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये वाज़ेह मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज़ हमारे इस शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने दिया है। गवर्नमेंट फिर से अगर मुज़ाकरात की आपको दावत देती है इससे तहरीक शुरू होने से पहले, तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या अब आपके जाने तहरीक की तरफ ऐसा नहीं शुरू की जाए? प्राइम मिनिस्टर ने आपको रिसेंटली ऑफर दिया। कोई मुज़ाकरात नहीं जिहदी ऑफर है उनको अपने घर रखे बैठ के, जब हुकूमत को अपने कोल रखे अपनी ऑफर साडे कोई मुज़ाकरात नहीं हुकूमत दे नाल। यानी अब सिर्फ मुज़ामत होगी, मुफाहमत वाला चैप्टर आपने क्लोज कर दिया, किताब बंद कर दी है। हम अपना पुरअमन एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करेंगे, लेट्स पुट इट दैट वे। दिलचस्प तौर पर तहरीक इंसाफ हुकूमत से तो नहीं लेकिन मुक़्तदरा से मुज़ाकरात को तैयार है और हैरत अंगेज तौर पर इसी मुक़्तदरा के खिलाफ बानी PTI की जानिब से शदीद तनकीद का सिलसिला भी जो का तो जारी है। यानी ज़मीनी हक़ाइक़ और मरूजी हालात को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल कुछ ज़्यादा ताबनाक दिखाई नहीं दे रहा। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात रुकने का नाम नहीं ले रहे और उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता भी नहीं दिख रहा। 9 मई से मुतालिक आने वाले फैसलों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत के लिए भी मजीद खतरात खड़े कर दिए हैं। हाल ही में आने वाले एक फैसले में एक MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक साबिक MPA भी नाअहल हो चुका है और बाकी मेंबरान की नाअहली से मुतालिक भी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। इसके अलावा अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कुर्सी भी खतरे में दिखाई दे रही है, जब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गोशवारों में अपने असासे छुपाने के इल्जाम में उमर अयूब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर भी स्पेस नहीं मिल रही, जिसकी एक मिसाल आज उस वक्त भी मिली जब पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट के इलाके चमड़ियाल में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के हिना अरशद वड़ाइच को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखर निशात गुमन के मुकाबले में वाज़ेह बरतरी मिल गई है। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी मुहिम का क्या मुस्तकबिल होगा, मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि ज़ाहिर है एक तरफ तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत एक बड़ा खतरा इस वक्त मौजूद है। वहाँ से जो बयानात नरेंद्र मोदी के आ रहे हैं, उन्होंने प्रॉक्सी वार भी शुरू कर रखी है बलोचिस्तान के अंदर, बल्कि काफ़ी तेज़ कर दी है। ऐसे में एक सियासी फ्रंट खुल चुका है हुकूमत के खिलाफ बड़ा। तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो हुकूमत के खिलाफ एक खुद मॉनिटर करेंगे तहरीक, एक बड़ी तहरीक फैसला को तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। और उस तहरीक के बारे से आपका ज़ाहिर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। तो आज जो समड़ियाल का इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, जहाँ अब तक के नताइज के मुताबिक तो नून लीग के कैंडिडेट को बिल्कुल वाज़ेह बरतरी हासिल है, वो तकरीबन जीत चुके हैं। तो क्या समझते हैं आपके ये एक रियलिटी चेक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या कुछ और है समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो पाकिस्तान में एक मजाक बन गए हैं। आइन, कानून, दलील, अदालत, ये तो एक महज़ब सोसाइटीज़ की बात होती है। इलेक्शनों का तो कोई मैयर राय नहीं। जब इलेक्शन आप पोलिंग ख़त्म होनी है और उसके सारे नतीजे ही चेंज हो जाने हैं तो वो इलेक्शन को कौन देखेगा? सो इट्स नॉट अ मैयर। द रियल प्रॉब्लम इज़ कि आपको जो इंटरनेशनल भी आपने अभी बात कही है, पहली बात तो ये है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान के अंदर किसी कंसेंसस वगैरह के हक में नहीं है। और फ्रेंकली ना हक में कहने से शायद गलत लफ्ज़ होगा, उनको शायद ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि हम कोई करें। दे बिलीव कि वी आर टू पावरफुल और हमें क्या ज़रूरत है ऐसे ही जो है वो करने की। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल वैक्यूम तो है, लोग तो इमरान खान के साथ हैं, PTI के साथ हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि जो PTI की जो सारी इस वक्त स्ट्रेटजी है वो इस कदर इमेच्योर है, इतनी ज़्यादा एक समझिए कि तिफले मकतब जिसको कहते हैं ना, गालिब ने कहा था ये वो। मसलन आज भी अगर आप समड़ियाल की अगर बात करें, आलिया हमज़ा वो वाहिद लीडर हैं जो ऑन ग्राउंड हैं। उसके अलावा आप मुझे बताइए, शेख वकास अकरम साहब ने आज मेहरबानी की, वो पेशावर से तशरीफ़ लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वापस चले गए इधर अपना इस्लामाबाद से। जंग तो बाहर कभी गए ही नहीं, अपने इलाकों में तो कभी गए ही नहीं। जो सलमान राजा साहब हैं वो हमेशा की तरह अपने ऑफिस में थे, उन्होंने वहीं से वीडियो वगैरह बनाई डाली और चला गया। अब देखिए, ये जो लीडरशिप है वो तहरीक में
नहीं आना चाहती और ना ही वो तैयार है। 9 फरवरी वो दिन था जब तहरीक में जाना चाहिए था। उस दिन शिबली फराज ने जो तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा धचका पहुंचाया वो तो इन लोगों ने पहुंचाया जिन्होंने 9 फरवरी को कहा कि हम तहरीक में नहीं जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे। उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया। अब मेरा जो खान साहब के साथ इसमें कोई वो दो राय नहीं है, मैं खान साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ, तहरीक चलाए बगैर हुकूमत को प्रेशर क्रिएट किए बगैर कुछ नहीं मिलना। मुज़ाहमत होती है तो मुफाहमत भी होती है फिर, लेकिन मुज़ाहमत का कोई तरीका होता है। आप मिसाल के तौर के ऊपर देखें ना, आप 200 से ज़्यादा लोग इस वक्त पिंडी की जेलों में कैद हैं, पार्टी ने तो कभी उनको पूछे नहीं जाके। इस लीडरशिप के ऊपर आप रिलाय करके आप कारकुनों को डाल दें एक जो है वो चारे के तौर पे और ख़ुद वो सारे पीछे भाग जाए, तो ये तो फिर कोई बात ना हुई। तो कारकुन तो काफ़ी अब लग रहा है कि थक हार चुका है। जो वोट डालने के लिए नहीं निकला समड़ियाल में, वो तहरीक में डंडे खाने के लिए कैसे निकलेगा फवाद साहब? समड़ियाल में वोट तो खैर डाला ही होगा, लोग आए ही होंगे, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा है और इब्तदाई नताइज से ही ये पैटर्न जो है हमने सारे ही ऐसे ही है ना। मार्जिन यहाँ पे वो इस इलेक्शनों के नताइज को मैं कोई क्राइटेरिया नहीं मान रहा। लोग, मेरी जितने लोगों से बात हुई, समड़ियाल में लोगों ने वोट पीटीआई को डाला था और नतीजा मैनेज नहीं होते वो ऐसे होना। द रियल इशू इज़ कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं तहरीक को लीड करूंगा। आप जेल से कैसे लीड करेंगे? आपने ज़ाहिर है इन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो रिलाई करना है। ऐसा ही है। ये लोग जो है, इनका प्रॉब्लम ये है, सबसे जो मुझे प्रॉब्लम है इन लोगों से वो ये है, जेल के बाहर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे हम करेंगे, मैनेज नहीं होगा। जेल के अंदर जाते हैं, आप इमरान खान को कहते हैं सर बस आप कॉल दें, लाखों लोग तैयार हैं। भाई इस तरह तो ना आप उनको, इमरान खान जेल में है, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है, उनको एडवाइस नहीं है, उनके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप पे वो रिलाई कर रहे हैं, आप उनके साथ झूठ बोली जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मेरी अर्ज़ थी वो ये थी सिर्फ कि तहरीक ही चलानी है, आपने प्रेशर ही डालना है। लेकिन देखें उससे पहले अपोजिशन अलाइंस अगर आप नहीं बना सकते, अगर आप सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर आप अपने लिए गुडविल क्रिएट नहीं करेंगे हुकूमत के अंदर भी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, आप कैसे चलाएंगे? वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ज़ाहिर सारे इत्तेहादी एक एक करके खो दिए हैं, दूर कर दिए हैं सारे। अब ये बताएं कि वो मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने करीब आना था तहरीक इंसाफ के, या जिनके साथ मिलकर कोई मूवमेंट चलानी थी, वो तो अब केपी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं आजकल। वहाँ पे वो मुतारक है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो मूवमेंट चलनी भी है, इसके लिए हाँ साहब ने, अली जफर साहब को कहा कि आपने इसका प्लान बनाना है, प्लान बनाना। बड़े कूल एंड काम बंदे हैं वो, इतने एग्रेसिव है नहीं है वो। ये पता नहीं कहाँ से बात आई, अली से मेरी खुद बात हुई है, अली को तो नहीं कहा उन्होंने, ना ही अली का कोई काम है, ये तो सेक्रेटरी जनरल का काम है ना, वो बनाएंगे। अली जफर ने कैसे बनाना? तो यही आई थी उनकी मीडिया टॉक, ऐसे ये तो बार अटवट चल रहा है कि आप वो कराएं, इसका एक बाकायदा प्लान बनाए इसका एक। नहीं, अली जफर की बात नहीं है। अच्छा, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर इसको? ये तो पार्टी लीडरशिप में करना है, सेक्रेटरी जनरल लीड करेंगे। और चलती हुई नजर आ रही है ये मूवमेंट आपको तहरीक ऐसी कोई, या जस्ट एक प्रेशर है, बयानात हैं, होना कुछ नहीं है अमलन? मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ प्रॉब्लम इस वक्त इस हुकूमत का ये है कि चूंकि लेजिटिमेसी नहीं है तो छोटा सा इवेंट भी इनको जो है वो बड़ी मुसीबत बना देता है। तो ये नहीं कि कोई आपको बहुत बड़ी तहरीक चाहिए इस हुकूमत को चैलेंज देने के लिए, इवन अ मिड साइज तहरीक इस हुकूमत की टांगें जो हैं वो कांप जाती हैं वो उसके लेके। अब तो ये मूवमेंट तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल, 1.5 साल से हम देख ही रहे कि ये तहरीक चली, वो तहरीक चली, ये फाइनल काल, वो सेमीफाइनल काल। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जब तहरीक चलाने की बात की, जब अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, उसके बाद तहरीक इंसाफ कमजोर हुई है, गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथ गेन की है, उसके बाद मजीद स्ट्रेंथ गेन करेंगे। हर नाकामी के बाद आप कमजोर ही होते हैं ना, मजबूत तो नहीं होते हैं। लेकिन इशू यही है जो मेरी मारूजात हैं, और मैं तो मुसलसल खान साहब से ये कह रहा हूँ, और फिर भी जब मेरी मुलाकात होगी मैं फिर भी ये इंसिस्ट करूँगा कि सर देखें, तहरीक से पहले जो 8-10 चीज़ें हैं वो तो हम कर लें ना, तहरीक तो शुरू होनी है। देखिए, अगर आपने फियर फैक्टर आप ख़त्म नहीं कर सकते, अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे नहीं कर सकते, चले मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर एतराज़ात हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मौलाना और पीटीआई ही 2 कुव्वतें हैं जिनके पास स्ट्रीट फोर्स है। चलें आप उनके साथ नहीं जाते, बाकियों को तो इकट्ठा कर लें। वो तो अब आपके खिलाफ, वो तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतहरक होंगे, वो तो एक मूवमेंट पीटीआई के खिलाफ चला रहे हैं, जिन मौलाना ने आपके साथ मिल के चले मौलाना को छोड़ देना, बाकी किधर है? तो केपी में तहरीक शुरू कर रहे हैं, बाकी किधर है? बाकी नहीं है, एक भी नहीं है। यही ना, तो जीडीए को आप नहीं कर सके, आप खान अब्बासी साहब जैसी जो बिजनेस पार्टी है उसको नहीं कर सके, बाकी जो मिसट्रस्ट भी नहीं है। देखें, आपने
जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीटीआई का, आपने ऐसे जो लोग बड़े अच्छे हैं, टू बी फेयर विद सलमान राजा इज अ ग्रेट लॉयर, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन देखिए वो पॉलिटिशियन तो नहीं है। आप इसी तरह से जो बाकी लोग हैं इनके, वो उनको नहीं जानते, ये उनको नहीं जानते, पॉलिटिकल आइडियाज़ उनके पास है नहीं। 21 लोग हैं जो पॉलिटिकल कमेटी, मामलात को तो अलीमा खान साहब चला रही हैं। अलीमा खान भी पॉलिटिशियन नहीं है, और वो खुद भी कहती हैं कि मैं तो पॉलिटिक्स नहीं कर रही, मैं तो अपने भाई की रहाई के लिए कर रही डिफेक्टो तो आजकल वही है, पार्टी के अंदर बड़ा उनका असर रसूख है। देखें, बात यह है कि वो डिफेक्टो हों या डिजोरे हों, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने भाई की रिलीज़ की मूवमेंट जो है वो चलानी चाहिए, बाकी किसी काम में वो ना पड़े। और उसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि आप अली अमीन गंडापुर, वो चीफ मिनिस्टर हैं, किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, वो देखें पावर उसके पास है, इख्तियार उसके पास है। इसी तरह से जो असद कैसर जैसे जो लोग हैं, आतिफ खान, जुनैद अकबर जैसे जो लोग हैं, ये जो केपी में हैं। उसके बाद आपके जो आलिया हमजा जैसे जो लोग हैं, जो कि आपके इधर हैं, इन लोगों को, अलीम आदिल शेख हो गए उधर से सिंध से, ये लोग हैं जिनको देखिए पॉलिटिकल सेंस है। आप इन लोगों को करें, डॉक्टर आरिफ अलवी बाहर हैं, आप शाह महमूद कुरैशी, जाज चौधरी, महमूद रशीद, मुझे आप बताएं इन लोगों से कभी कोई मशवरा भी लेने गया है कि भाईजान आपकी राय क्या है? वो लोग 2.5 साल से तो गला किया था जेल से कि हम हमसे को मशवरा कर लें। सारे लोग जो हैं वो 72, 74 साल के बुजुर्ग हैं सारे, जिनकी सारी उम्र सियासत में गुजरी है। एक दिन कभी इस पार्टी के लीडर, मौजूदा जो लीडरशिप है, उसने नहीं किया कि इन लोगों से ही पूछ लो भाई कि ये क्या कहते हैं। सही है। तो आप मुझे बताइए कैसे इस तरह से जो है वो तरीके चलते हैं? अच्छा, ये तहरीक चलती है या नहीं चलती? तहरीक इंसाफ के सर पे एक और तलवार लटक रही है, वो है नाअहलियों की। जाहिर है ये जेएचक्यू हमला केस है, जनाउस हमला केस है। अभी इस्लामाबाद में 9 मई के एक और केस के अंदर आपने देखा एक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्क्वालीफाई हो गए, मजीद MNAs के सर के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है। तो अगर ये मजीद नाअहलियाँ होती हैं और समड़ियाल जिस तरह आपने देखा कि वहाँ नून लीग ने मैदान मार लिया है, तो ये तो तहरीक इंसाफ के पास जो सियासी स्पेस बड़ी महदूद सी पार्लियामेंट के अंदर है, उससे भी महरूम हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पीटीआई। जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट में हैं वो तहरीक के रास्ते में, इमरान खान की जद्दोजहद के रास्ते में रुकावट बन गए हैं। अच्छा, अपनी सीटों की वजह से। अगर ये हुकूमत से फारग हो जाएं, केपी से, और ये ऊपर वाली आ जाएं, सारे लोग जो हैं फिर उनको जद्दोजहद याद आएगी और वो लड़ेंगे। फिर ये जो हुकूमत कर रही है कि जब बिल्कुल ही दीवार से लगा देते हैं ना आप बिल्ली को भी, वो भी फिर ताकतवर हो जाती है। कभी भी डेमोक्रेसी क्यों एक कामयाब सिस्टम है? क्योंकि इसमें किसी को दूसरे से दीवार से नहीं लगाना होता। जब आप दीवार से लगाते हैं तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। अभी ये गवर्नमेंट जो कर रही है, जो अयाज सादिक साहब ने किया कि उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया और सारे MNAs को इस तरह से डिस्क्वालीफाई करेंगे, एक्चुअली पीटीआई के लिए ये बिल्कुल बुरा नहीं है। ये इमरान खान के लिए तो बिल्कुल ही बुरा नहीं है। अच्छा। इमरान खान तो जेल में है, ये सब लोग सीटों में बैठे हुए हैं, उनको क्या जो है वो इशू है। और आपका ये जो इकदामात कर रही है हुकूमत अब, और इससे ज़्यादा अगर ये बढ़ाते हैं, मेरा ये ख्याल है पीटीआई को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए ऐसे। ये तो बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। और हम भी जब पीटीआई जो है वो, इस पर बहुत लोगों का व्यू और भी है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट व्यू ऑल्सो, बट मेरा पर्सनल व्यू ये है, आज इमरान खान की जो मकबूलियत है और जो अरूज इमरान खान को मिला है वो 2 फैसलों पे मिला है। एक जो हमने नेशनल पार्टी से असेंबली से रिज़ाइन किया, दूसरा जब हमने अपनी हुकूमतें तोड़ी, क्योंकि हम सिस्टम के बाहर आ गए। और सिस्टम से आप तारक बिन ज़ियाद की तरह लड़ाई साहब, ये भी शुरुआत वहीं उन 2 फैसलों से हुई थी। शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत और वजूहात थी। हमने तो जो इन 2 फैसलों से गेन करना था, हम इलेक्शन लेना चाहते थे, हमें इलेक्शन मिल गए। सही है। जो एक्चुअल हमें जो ज्यादती हमने की, वो इलेक्शन के दरमियान जो कुछ हुआ वो इलेक्शन नहीं, उससे पहले मिल गए थे। सही है। अच्छा, ये बताएं फवाद साहब के अभी खान साहब की रिहाई के वाले से राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 साल मजीद लग जाएंगे, खान साहब को जेल में ही रहेंगे। 2 से 3 साल क्यों? राना साहब पे हुआ तो वो तो सारी उम्र बाहर नहीं आएंगे। नहीं जरा, वो हुकूमती वजीर हैं, एक गवर्नमेंट की बिल जो है वो नजर आ रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि 2 से 3 साल की वो बात कर रहे हैं, अंदर ही है। और दूसरा ये बताएं कि चले, ये तो उन्हें राना साहब को पता है कि वो 2 साल क्यों रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो एक अहम चीज़ ये है कि वो तनवीर साहब जो हैं, तनवीर अहमद साहब, इनके बारे में काफ़ी चलती कि वो अमेरिका से आए हुए खान साहब से मुलाकात की कोशिश की, उन्होंने कोई कोशिश की कि मामलात बेहतर हों। उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि खान साहब को मजम्मत पे मना लिया था 9 मई की, कि मजम्मत कर लें। खान साहब जब मजम्मत पे वो राजी हो गए थे, लेकिन वो मामला मजम्मत और माफ़ी के दरमियान आके रुक गया कहीं। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था तो उन्होंने वहीं पे मजम्मत कर दी थी, वो इशू नहीं है। खान साहब मजम्मत पे राजी थे, वो माफ़ी
नहीं, माफी कहा जा रहा है। माफी माफी और तो मुजम्मत के दरमियान मामला फंसा हुआ है। 8 फरवरी की माफी कौन मांगेगा, वो छोड़ दें। असल में जो तनवीर साहब हैं हमारे दोस्त हैं, एंड बहुत आई मस्ट से वेल इंटेंशनड आदमी है। वो हो गए अमेरिका में, बाकी लोग हो गए, वो सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं, इमरान खान की मदद करना चाहते हैं, पीटीआई की मदद करना चाहते हैं। लेकिन देखिए मसला क्या है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। उन्हें नहीं पता कि पीएमएलएन की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और इमरान खान क्या चाहते हैं। सिर्फ वो लोग जो है वो फार्मूला बना सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, जिनको एग्जैक्टली इन तीनों की पोजीशन का पता होगा। देखिए ना, आपने फॉर एग्जांपल इमरान खान कहेंगे 6 महीने में इलेक्शन कराओ, हुकूमत कहेगी 3 सालों में इलेक्शन कराओ। फार्मूला तनवीर नहीं बना सकते। ही इज इन टच विद अलीमा खान साहिबा। वेल ही वाज इन टच, लेकिन वो तनवीर साहब का दोबारा जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हमारे दोस्त हैं, वेरी वेल इंटेंशन मैन। लेकिन देखिए फार्मूला वो तय नहीं करा सकते। अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कोई कर सकता। ऐसा ही है। और एस्टैब्लिशमेंट भी अगर समझती है कि 5 अमरीकी बैठ के इमरान खान उनकी बात मान जाएंगे, तो फिर अब क्या कहा जा सकता। फिर क्या है फिर आगे तहरीक इंसाफ के लिए, फिर आप क्या देख रहे हैं खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले चंद महीनों में? मेरी नज़र में फार्मूला एक ही है, जो पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है, और वो यही है कि हम एक अपोजिशन अलाइंस बनाएं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इंक्लूसिव बातचीत करें। कोई बड़ी इसमें जो है वो नहीं है कोई बातें। हम कहेंगे 6 महीने में इलेक्शन कराएं, वो कहेंगे 3 साल में कराएंगे। 24 महीने के अंदर आपकी डिस्कशन आपने ये करनी है। जो असल चीज़ है ना, जो मैं पीएम साहब को, खान साहब को बार बार मैंने रिक्वेस्ट की है, देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को, दोनों को ये हमने स्पेस देनी है कि पाकिस्तान के अंदर इंतकामी सियासत नहीं होगी। देखिए ना, अगर एक बंदे के हाथ में पिस्तौल है और उसको पता है कि मेरे हाथ में आ गया तो मैं, वो क्यों हम जो है वो करेगा। हमें पॉलिटिकल, और एक आखिरी आपके इजाज़त, जी हमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो अपना पीटीआई है, इनको आपस में ये समझना चाहिए, ये तीनों पार्टियां एसेट है पाकिस्तान का। ये फेडरल पार्टीज हैं, ये मिलिटेंट्स नहीं हैं। अगर आज पंजाब से पीटीआई हट गई तो मुस्लिम लीग नून क्या यहाँ मजहबी एक्सट्रीमिस्टों का मुकाबला कर लेगी? सही है। और क्या पीटीआई जो है वो अगर अल्ट्रा नेशनलिस्टों का और इनका मुकाबला, इसलिए इन तीनों पार्टियों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। तो फवाद साहब ये बताएं फाइनली कि खबर भी आपसे कह सकते हैं, कुछ आपसे चाहे मुगैया भी कह सकते हैं, रूमर्स भी कह सकते हैं कि कोई 9 मई की वजह से बाद हम आप गवाह कोई आने वाला है इस बारे में कोई आप भी इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, पहले मुझे आप बताएं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? आपने जो पहले बात कही कि सारे पीटीआई के एमएनएस को डिस्क्वालीफाई कर दें तो कर दें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पाकिस्तान की सियासत की पोलराइजेशन बढ़ेगी या कम होगी? आप इमरान खान को 9 मई के अंदर जो है वो सजाएं, इन्हीं अदालतों से सजाएं सुना, अगर नहीं भी आता लेट से वादा माफ गुआ, तो कौन सा कोई यहाँ पे किसी को उम्मीद है कि ये जजेस ने कोई इंसाफ में अपनी फैसले कर देंगे? ऐसे ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की फवाद चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि बगैर अलायंस बनाए, बगैर तैयारी के मूवमेंट में जाना तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में नहीं होगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि अब सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी आने वाले दिनों में। ज़ाहिर है एक दिफाई महाज पर भी पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं, साथ इंटरनली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज जो है इमर्ज हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ऐसे में हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, तज़किया शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। समरियाल के ज़िमनी इलेक्शन को हुकूमत तो अपने लिए पॉपुलैरिटी का एक मयार करार दे रही है कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई है पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, जबकि तहरीक इंसाफ का शिकवा है कि धांधली के जरिए उन्हें शिकस्त दी जा रही है समरियाल के ज़िमनी इलेक्शन में। ताहम ये इलेक्शन एक ऐसे मौके पर हुआ है कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाने की तैयारी कर रही है। सवाल ये उठता है कि जब तहरीक इंसाफ का वोटर वोट डालने नहीं निकला तो वो डंडे खाने के लिए सड़कों पर कैसे निकलेगा? ऐसे में तहरीक इंसाफ का मूवमेंट चलाना आसान होगा, मुमकिन होगा, या ये एक जस्ट एक प्रेशर टैक्टिक होगा? इसमें तहरीक इंसाफ जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तज़किया शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब और अतर कादरी साहब, दोनों ही मारूफ तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका और अतर साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अतर कादरी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मूवमेंट प्लान हो रही थी, लेकिन आज समरियाल के ज़िमनी इलेक्शन ने तो बता दिया कि तहरीक इंसाफ का वोटर तो फिलहाल वोट डालने के लिए भी नहीं निकल रहा, वो डंडे खाने के लिए कैसे निकलेगा मूवमेंट में? देखिए, इसमें तो हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हैं, आप उनकी बातें सुन लें। नदीम अफजल चांद साहब क्या कह रहे हैं, राजा परवेज अशरफ साहब क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि डंडे के जोर पे इस तरह इलेक्शन जीतो, वो जमहूरियत के दोस्त नहीं है।
नदीम अफजल चंद साहब इसको हुकूमत की बदमाशी करार दे रहे हैं, तो पीटीआई को तो छोड़ दें। और जिन पोलिंग स्टेशंस के पहले नतीजे आए, वहां के जो फॉर्म 45 हैं, वो सोशल मीडिया पे जो वहां पे खड़े होकर लोग शेयर कर रहे हैं, वो कुछ और है। तो इस इलेक्शन से तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, दोनों जानिब से इल्जामात वगैरह लग रहे अमर हैं। साहब, हाँ, मुझे अतर तहरीक साहब के लेकिन क्या हवाले लेकिन से अतर पाकिस्तान साहब तहरीक अतर साहब आप पीपल्स पार्टी के बयानात को भी तो एक जो है मयार नहीं बना सकते कि इलेक्शन के जो है वो फेयर होने या ना होने का, चूंकि पीपल्स पार्टी एक तरफ चंद साहब जो हैं वो बयानात दे रहे हैं नून लीग के खिलाफ कि वो धांधली कर रही है, तो उसी पीपल्स पार्टी के जो है सरबराह जरदारी साहब वो लाहौर में शहबाज शरीफ साहब को जबकियां डाल रहे हैं। हाँ, वो पर ये भी साथ कह रहे हैं ना कि वो जो हमारा फार्मूला है वो उसके ऊपर अमल दरामद सही नहीं हो रहा। जो एमपीएस से उनकी मुलाकात हुई, तो वो तो मैंने अर्ज किया ना कि इसमें तो दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं। पीटीआई वाले भी इल्जामात लगा रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं हम जीत गए, पीपल्स पार्टी वाले अपने इल्जामात लगा रहे हैं। तो इसको तो म्यार बना के आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक चल सकती है, नहीं चल सकती। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो कोई बड़ी तहरीक चला सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर बड़ी तहरीक शुरू होगी तो वो तो शायद खैबर पख्तूनख्वा अमर से साहब, शुरू मुझे हो। बिल्कुल और आवाज नहीं आ रही फिलहाल अतर तो कादरी मुझे साहब। वहां उसका तो कोई आसार उस तरह नजर नहीं आ रहे। फिलहाल जिस तो तरह केपी में मूवमेंट जो है छोटी वो ईद से पहले भी कहा। फिलहाल तो जी, केपी में मूवमेंट एक अतर कादमी साहब मौलाना फजल रहमान चलाने जा रहे हैं, शायद तहरीक इंसाफ से पहले मूवमेंट वहां तहरीक इंसाफ के अपने खिलाफ शुरू हो जाए मौलाना साहब की जानिब से। जी, वो चला सकते हैं। मौलाना साहब का वहां पे आपको पता ही है कितना वोट बैंक है, और मौलाना साहब की कितनी वहां पे है। वो तो हर किसी का राइट है वो चलाए। पीपल्स पार्टी ने भी तो उस दिन करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया है खैबर हम्म। पख्तूनख्वा में, तो वो तो चला सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी मूवमेंट फिलहाल चलेगी जिससे हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा हम्म। प्रेशर पड़ जाएगा और हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा? फिलहाल वैसी मूवमेंट मुझे कोई नजर नहीं आ रही। सही है। आमिर साहब आपका क्या व्यू है कि आप ऐसे में कोई मूवमेंट चलती हुई देख रहे हैं कि जब पंजाब जहाँ तरीके से आप बिल्कुल सबसे पॉपुलर पार्टी है, भी पॉपुलर होने का दावा भी कर रही है, लेकिन आज समड़ियाल जिंदी इलेक्शन तरीके से आप हार गई और बड़े मार्जिन से आ रही है, तो ऐसे में पंजाब का निकलना एक कामयाब मूवमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पंजाब निकले। मूवमेंट तब जाके कामयाब होगी जब पंजाब निकलेगा, तो पंजाब के हालात तो कुछ और है तरीके से आपकी तवक्कुआत के बरक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में कोई मूवमेंट चल पाएगी? देखिए, पंजाब से तो शुरू से ही लोग नहीं आ रहे, और जो केपी से लोग आ रहे हैं वो हुकूमती इंतज़ाम में आ रहे हैं, हम्म। और मुसलसल वज़ीर आला ही लेके आए और वो भी थक गए अब। वो भी मुज़ाकरात को ही समझते हैं हल, और खान साहब उस मुज़ाकरात की बात को उनकी मानते नहीं हैं। बल्कि उन्होंने रद्द किया और आखिर में कह दिया कि मैं सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। फिर वो भी 1 हफ़्ता देख के अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे भी इल्ज़ामात लगा दिए, बल्कि बराह रास्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल पे लगा दिए कि जनाब वो तो उनको चूँकि निकाला था। हालाँकि लोग उनका वही ट्वीट सामने ले आए जो द 21 दिसंबर 2023 को दिया था उन्होंने कि जनाब मैंने नहीं निकाला और गलत बात है, और आज उन्होंने उस बात को ऑन कर लिया। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस बात से इनकार करते हैं फिर उसे ऑन करते हैं। लिहाज़ा वो लीडर की यही क्वालिटीज़ वो समझते हैं कि यू टर्न लेना अपनी बात से अच्छी बात होती है। तो ये यहाँ आज इसी वजह से पहुँचे हैं। तो तहरीक तो बहुत दूर की बात है। अभी तो जो खान साहब ने कहा था ना कि लोग जो ओहदेदार हैं और वो नई तहरीक चला सकते, वो छोड़ दें, हम नए लोगों को लाएँगे। तो ये जितने ओहदेदार हैं, ये तो तहरीक नहीं चला सके और किसी ने छोड़ी भी नहीं। तो फिर इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तो ये कि ये तहरीक क्या चलाएँगे, दूसरे आपने खुद कहा मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कि वो पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ केपी में तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो ये वो बात है जो पीटीआई के लिए सोचने की बात है हम्म। कि जिन मौलाना के घर पे बार-बार इक्तिदा में मुक़्तदी हुई, पूरी क़यादत हुई, और जब इन्होंने कहा कि हमने 3-4 चीज़ें पूछी हैं कि हमें आप बता दें कि आप क्या करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान ने अगर मिल के चलना है, कुछ सवालात दिए थे जिसका जवाब आज तक नहीं आया, और दोनों अलग-अलग हो गए और आज उनके खिलाफ जा रहे हैं। ये बात तो पीटीआई की क़यादत के सोचने हम्म। की है कि छोटी ईद के बाद ये एक बड़ी तहरीक चला रहे थे, जिसमें तमाम अपोज़िशन ने शामिल होना था। उसका ग्रैंड एजेंडा बनते-बनते वो पूरा तहलील हो गया काम हवा में अभी तक सही। तो। और अब वो अपील कर रहे हैं कि मेरे साथ सारे शामिल हो जाओ। जैसे उन्होंने जेल में कहा था कि हम एक ख़ास हद तक मौलाना फजलुर रहमान से करेंगे, वरना ठीक है, नहीं आते ना आएँ, बड़ी पार्टी हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो वो कर रहे हैं। तो फिर अब ऐसे में ज़ाहिर है हुकूमत के पास तो फिर मार्जिन बढ़ता जा रहा है, तहरीक इंसाफ को मजीद जो दीवार के साथ लगाने की जो एक नज़र आ रही है रविश, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मजीद 2-3 साल खान साहब अंदर ही रहेंगे, तो आप समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी जो हिकमत अमली चल रही है उसमें वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि वो कुछ स्पेस ले सके। एक तरफ उनके एमएनएस डिस्क्वालीफाई होना शुरू हो गए हैं, साथ हुकूमत कह रही है खान साहब को भी 2-3 साल मजीद हम अंदर रखेंगे, तो वो स्पेस पर श्रिंक होती जा रही है तहरीक इंसाफ की। देखिए, पीटीआई तो खुद स्पेस छोड़ रही है ना। जब उनको ऑफ़र हुई कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के नुमाइंदों के साथ बैठ के और इनके अपने लोग लेके आए,
यानी बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन, और फिर ये सीएम अली अमीन गंडापुर, ये 3 नाम तो मैं ले रहा हूँ ना कि ये इसमें बातचीत में बाज़ाब्ता तौर पे शामिल थे, और खान साहब ने उसे वीटो कर दिया आखिर में हमेशा की तरह, और वो ये लोग सारे नाउम्मीद हो गए कि नहीं बात बन रही। तो ऐसे में करेंगे क्या? आप जब राना सनाउल्लाह बयान दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह का नाम उन 3 लोगों में शामिल है, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक समेत, जिन्हें जो हमेशा पीटीआई के लिए सियासी किरदार की बात करते हैं। हम्म। वो लोग भी इमरान खान के इन जवाबात से मायूस हो चुके हुए हैं कि भई जब आप बाहर निकलने की कोई रास्ता ही नहीं बनाना चाहते, तो फिर रहना अंदर ही पड़ता है। अब लोग ये कहते हैं कि जनाब जब एक तरफ आप कह के हाई कोर्ट से केस लगवा रहे हैं अपना कि जी हमारी सज़ा मुअत्तल की जाए, दूसरी तरफ आप एस्टेब्लिशमेंट को बरह रास्त पहले कहते हैं मुज़ाकरात, फिर उनको बरह रास्त लान-तान शुरू कर देते हैं, उन पे हमले करते हैं। तो आपके लिए कौन-सा सॉफ्ट कॉर्नर है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कहीं। सही है। तो अतर काज़मी साहब, फिर स्पेस तहरीक इंसाफ लड़कर नहीं ले सकती, उसे बातचीत करनी पड़ेगी, सियासी जो क़यादत है उसके साथ इंगेज करना पड़ेगा। यही एक रास्ता तहरीक इंसाफ के पास, या फिर आप समझते हैं कि जो खान साहब की सोच है कि नहीं मैं लड़ के अपना रास्ता बनाऊंगा, वो एक बेहतर तरीक़ाकार है? नहीं, सियासत में लड़ना तो नहीं होता, लेकिन सियासी हिकमत अमली होती है। फिलहाल हम्म। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई वो स्पेस उनको हुकूमत देने के लिए तैयार है। क्या जिनके ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं कि ये हमारी सीटों पे इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, क्या वो इनको स्पेस देंगे? जो रिजर्व सीटें, जो वोट पड़े हैं इमरान खान साहब को, वो रिजर्व सीटें लेने पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, वो कौन सी स्पेस इनको देंगे? मतलब जमीनी हकायक तो आपके सामने है ना, जी हाँ। स्पेस किधर मिल रही है? तो स्पेस तो ऐसे नहीं मिलेगी। अब क्या वो लड़के लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं, और इसको इतने लंबे अरसे के लिए सस्टेन करना किसी साइड के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। माजी में भी हम देखते रहे कि चीजें बदलती रही हैं, और इस दफा भी हम देखेंगे कि जब जो जो वक्त गुजरेगा, हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप देख लेना, ये वही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है समर साहब, जिसके हवाले से कहा गया था कि इनका नामो निशान नहीं होगा, इनको टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, इनका कोई बंदा नहीं होगा। आज वो तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज्यादा वोट है, सबसे ज्यादा एमएनए है, एक सूबे में हुकूमत है, स्पेस तो उन्होंने बहुत ले ली है। 9 मई के बाद तो देखे ना, यहाँ पे लोगों ने खड़े होकर ऐलान किए थे टीवी पे कि तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध। तो स्पेस आप देख लें कितनी है उनके पास, तो स्पेस आ जाती है हम्म। वक्त के साथ साथ। हाँ, किसी की अगर ये ख्वाहिश है कि एकदम से 4 दिनों में मामला हल हो जाए, वो उस तरह मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा। वैसे अतर साहब, ये जो तहरीक इंसाफ के साथ नया मसला शुरू हुआ है, उनके जो अरकान डिस्क्वालीफाई होना शुरू हो गए हैं, एक उनके एमएनए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, बाकी भी कई ऐसे हैं, दर्जन से जायद बताए जा रहे हैं कि जिनके सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में। तो अगर ये नाअहलियाँ मजीद होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद एमएनए डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो ये कितना बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए सेटबैक होगा, या ये हुकूमत के लिए आगे चल के बड़ा चैलेंज ये खड़ा करेगी सूरत हाल? चूंकि फवाद चौधरी साहब कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ को फ़ायदा देगा, कि एक फैसला कुन मूवमेंट चलाने के लिए तहरीक इंसाफ को इससे इंपेटस मिलेगा जब उनके एमएनए डिस्क्वालीफाई होना शुरू होंगे। मैं एग्री करता हूं। मैंने कल भी यही अर्ज की थी एक जगह पे कि बिल्कुल अगर उनके एमएनएज आप निकाल देंगे, अभी तो देखे ना वो ईवान में बैठे हुए हैं, तो फिर उनके पास कम से कम वो सिस्टम का कुछ हिस्सा है। जब लोग बाहर निकलेंगे तो वो फिर ज्यादा मुतहरिक तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पे कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत ज्यादा इससे नुकसान होगा। अभी भी उनके पास इतने नंबर्स तो है नहीं है कि वो कोई कानून साजी कर सकें या वो कोई तहरीके अदम एतमाद लेके आ सकें। तो मुझे लगता है यही है कि अगर ऐसी चीज चलती है, तो जो वो उनका एक वो विक्टिम वाला नैरेटिव है, ये उसमें मजीद तकवीत मिलेगी, और मजीद उनका जो वोटर सपोर्टर है वो ये समझेगा कि हमारी जो जमात है उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है। अमीर इलियास राणा साहब, ये जो सिंपल मेजॉरिटी वाला हुकूमत को एक चैलेंज दरपेश है कि उन्हें पीपल्स पार्टी के ऊपर छोटे छोटे मामले पे जो है वो इन्हिसार करना पड़ता है। ज़ाहिर है ये मजीद अगर तहरीक इंसाफ के कैंप से लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग सीटें जीत कर आती है, तो इसका मतलब तो यह है कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो अभी लंबा है, कि अब ये वाला रूट फिर लिया जा रहा है। नहीं, ना मखसूस नशिस्तों का केस लंबा है और ना इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई होगी। हम्म। ये एक लॉन्ग टर्म, जब तक ये सिस्टम अवेलेबल है, आपको नज़र आ रहा है, ये चलेगा इसी तरह। फिर आप आम इंतखाबात की बात करते हैं, वो देखी जाएगी जब वक़्त आता है। हर सिचुएशन अलग से होती है। जैसे 2018 की एक सिचुएशन थी, 2024 की एक सिचुएशन थी। अब जब इलेक्शन होते हैं फिर देखा जाएगा, लेकिन ये जो नाअहलियाँ हैं, इसके 2 मंज़र हो सकते हैं। एक तो ये है ना कि हुकूमत के पास बिल्कुल बराह रास्त दोतियाई अक्सरियत बन जाएगी, अगर कुछ नाअहलियाँ होती हैं, और मखसूस नशिस्तें आने की सूरत में भी हो जानी है। कोई ऐसा इश्यू नहीं रहना दोनों तरफ। लेकिन
चाहे मैं और आप जितनी मर्जी पॉपुलर सियासत का प्रोपेगेंडा करें या उसको लिए रितबुल लिसान रहें, लेकिन अगर उस पार्टी के बानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर लोगों को पाकिस्तान की रियासत पे हमले के मुजरिम गर्दान दिए गए, उनको सजाएं हो गई, तो पार्टी पे तो बैन लगना फिर कोई इशू नहीं रहेगा। फिर आप ढूंढते रहें कि जी नैप से एएनपी बन गई थी, फिर आपको बहुत लंबी लाइन चाहिए जहां पे एक सिस्टम और नजरिया मौजूद हो और लोग खड़े हों। यहाँ पे तो पीटीआई के अंदर एक के बाद दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा है, और कोई बंदा वहां पे ये नहीं खड़ा हुआ। मतलब जिन फवाद चौधरी का आप नाम ले रहे हैं, सबसे पहले भागने वालों में से वो नंबर 1 पे थे। आज वो पीटीआई के लिए सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं, तो लोग उनके अंदर, पार्टी के अंदर भी कहते हैं कि ये घुस बैठिए बन के आना चाहते हैं, क्योंकि ये पार्टी को छोड़ गए थे। तो ये तो फिर ग्रुपिंग बाद की बात होगी, एक लॉन्ग टर्म बात हो जाएगी अगर ये सजाएं होती हैं मेरे अमित हिसाब साहब, किताब पार्टी में। अगर बैन हो भी इमरान जाती खान से है, छोटी सी लोग बात, तो इमरान खान के पीछे एक खड़े एक हैं, वो एक उनके लिए पार्टी तो मैटर एक नहीं करती। मिनट, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बात पूरी कर लेता, कि इमरान खान साहब को सियासी रास्ता अपनाना चाहिए, अपनी पार्टी को भी बचाना चाहिए, अपने लोगों को भी बचाना चाहिए। सियासी क्यादत को इस तो तरह क्या है सियासी रास्ता? मुजरिम बनते हुए ना, नहीं, सियासी रास्ता मुज़ाकरात होते हैं। जब आप समझते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों पे बल लाएँगे और नहीं ला सकते, और आपको रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, तो पॉलिटिकल ये नहीं है कि आप एक ऐसा एहतजाज करें जो फोका रह जाए। आपने बहुत तेज़ भी करके देख लिया, धीमी आँच पे भी पका लिया, आप अपने इनकलाब को किसी रास्ते पे तो लाएँगे ना। सियासी जमात का इनकलाब ये होता है कि वो अपने वोटर को इलेक्शन तक लेके जाए। रास्ता बंद हो गया, जैसे 2018 में नून के लिए इमरान खान को लाने के लिए बंद किया गया था, 2024 में इनके साथ हुआ था। तो क्या आइंदा इलेक्शन में भी ये दीवारों से टकराने के लिए फिरेंगे या रास्ता बनाएँगे? देखिए, इमरान खान का जो वोटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ है। लेकिन इमरान खान को क़यादत में तो होना चाहिए ना, लोग कब तक उसके लिए खड़े रहेंगे? इनको चाहिए कि ये अपने आप को भी बचाएँ और सियासी रास्ता लें। बचाने से मुराद, मैं माफ़ी की बात वो इनको माँगनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूँ कि 9 मई पे माफ़ी नहीं माँगेंगे ना, वो सज़ाएँ होनी है। फिर वो जब कभी रिप्रोचमा होगा इनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ज़मानतें और वो तब होंगी, वरना अगला मरहला हुआ है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं होती और सज़ाएँ हो जाती हैं, तो फिर पार्टी पे बैन भी लगेगा कि आपने रियासती इदारों पे हमले किए और वो साबित हो गए। सही है अतर काज़मी साहब, फिर तहरीक इंसाफ को जो है अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी। वो गवर्नमेंट जिसके बारे में कहते हैं कि बेख्तियार हैं, फिर उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा टेबल पर। देखिए, माजी में भी बैठ के कुछ अर्सा तो वो बैठे थे। फिलहाल मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि वो हुकूमत के साथ बैठेंगे। आगे चल के वो बैठते हैं या नहीं बैठते, वो एक अलग बहस है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगले चंद हफ्तों के दौरान, जिस तरह बार बार इस तरह की बात की जा रही है कि बैठ के मामलात को हल किया जाए, बैठने का वो भी यही कह रहे हैं कि अगर बैठेंगे तो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, और अभी भी उनका फिलहाल तो मौकिफ यही है। लेकिन वो तो तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार नहीं है। वहाँ से तहरीक इंसाफ को बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि आपने बैठना है, बात करनी है तो सियासी गवर्नमेंट से आप बात करें, हम आपके साथ बातचीत किसी किस्म की नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल, वो तो नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम देखें, एंगेजमेंट वगैरह तो हो रही है। अली अमीन साहब की भी एंगेजमेंट होती रही। जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे, वो भी आपको पता है कि किसके आशीर्वाद से जाके खान साहब से भी किसी की मुलाकात हुई, आगे पीछे मुलाकातें होती रही। तो एंगेजमेंट तो हो रही है। ये नहीं है कि अगर सियासतदानों से एंगेजमेंट नहीं हो रही या शहबाज हुकूमत से बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत नहीं हो रही। बातचीत तो हो रही है, पैगामात जा रहे हैं और मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं। क्या वो फ्रूटफुल हैं? क्या उसका फिलहाल कोई नतीजा निकलेगा? मुझे वो नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें होता ये है समर साहब कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। जिस तरह कभी मोहम्मद जुबैर मिलते थे, कभी मलिक ऐसा अहमद ही खान है। साहब मिलते थे, कभी कोई और मौजूद शख्सियत मिलती थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में एक ब्रिगेडियर साहब जाके मिलते सही होते है। थे शहबाज शरीफ को। वो एक लंबा प्रोसेस होता है। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि उस लंबे प्रोसेस के लिए तैयार हैं। वो यही कह रहे हैं जिसने भी बात करनी है डायरेक्ट आके मुझसे बात करें। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, और आमिर इलियास राना साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो का पाकिस्तान के अंदर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो रहा है, एक काउंसिल कायम करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे अभी सवालात हैं कि बिजली सस्ती कैसे देंगे इनको, और इसमें जो ऑलरेडी लोग पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो में जो है माइनिंग कर रहे हैं, इनका क्या होगा, इन्हें प्रोटेक्शन कैसे दी जाएगी, चूँकि उन्हें बहुत सारे फियर्स हैं कि हुकूमत जो है उन्हें टैक्स नेट में ले आएगी, हुकूमत उन्हें रेगुलेशंस के अंदर ले आएगी। तो क्या होगा इसका मुस्तकबिल डिजिटल करेंसी का, इस पर बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। डिजिटल इनकलाब के तहत दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी ने मालियाती निज़ाम को एक नई शक्ल देने का आगाज कर दिया है।
तरक्की याफ्ता ममालिक इस टेक्नोलॉजी को अपने मुआशी ढांचे में शामिल करने के लिए कानून साजी और इदारा जाती इस्लाहात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इस हवाले से ताहाल भी तजब्जुब का शिकार रहा है। ताहम हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ ने इस मैदान में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान भी नए मालियाती दौर में दाखिल होने के लिए तैयार दिखाई देता है। पहले अगर बात हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी एक गैर मरकजी या डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो हुकूमत या किसी मरकजी बैंक की मुदाखलत से आज़ाद होती है। बिटकॉइन, एथेरियम और दीगर इसी तरह की करेंसियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी होती हैं। गो के पाकिस्तान में इस हवाले से अभी कानून साजी होना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी की मकबूलियत खामोशी से बढ़ रही है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद क्रिप्टो से किसी न किसी सतह पर वाबस्ता हैं। यह तादाद पाकिस्तान को दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल करती है जहां क्रिप्टो को अवामी सतह पर सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है। दूसरी जानिब इस हवाले से हुकूमती रवैया इबहाम का शिकार रहा है। स्टेट बैंक ने 2018 में एक हुक्मनामा जारी करते हुए क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी करार दिया था और मालियाती इदारों को इससे वाबस्ता किसी भी सर्विस की फरहमी से रोक दिया था। इस पाबंदी के बायस मुल्क में क्रिप्टो सरगर्मियां गैर रस्मी और गैर महफूज अंदाज में जारी रही। ताहम अब हुकूमत पाकिस्तान को इसकी अहमियत का इदराक हो गया है। इसी तनाजुर में हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते एक अहम फैसला करते हुए क्रिप्टो कौंसिल कायम की, जिसका मकसद मुल्क में डिजिटल असासों के लिए पॉलिसी साजी, रहनुमाई और निगरानी फराहम करना है। और अब इस कौंसिल का इजलास कल मुनक्कद हो रहा है, जिसमें डिजिटल करेंसी और पाकिस्तान में क्रिप्टो के मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क पर गौर होगा। इस कौंसिल की सरबराही के लिए बिलाल बिन साकिब को चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने हैरत अंगेज तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते लास वेगस में बिटकॉइन 2025 नामी तकरीब में खिताब करते हुए बिटकॉइन को पाकिस्तान के ज़खायर का हिस्सा बनाए जाने का ऐलान कर डाला, जबकि साथ ही उन्होंने इस करेंसी की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का दावा भी किया। जहां क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत से मुतालिक पाकिस्तान में अभी भी फैसला होना है, वहां इस करेंसी की माइनिंग का मरहला भी इंतहाई कठिन होगा, जिससे मुतालिक बिलाल बिन साकिब की जानिब से 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस किए जाने के ऐलान ने भी एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पहले IMF ने बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने के मामले पर एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है, जिसके बाद गुज़िश्ता जुमेरात को कौमी असम्बली के कायमा कमेटी के इजलास में भी इस मुतालिक वजाहतें मांगी गई हैं। चेयरमैन नफीसा शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने इंकशाफ किया कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इब्तदाई बातचीत हो रही है, जबकि स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। इस इजलास के दौरान क्रिप्टो माइनिंग के लिए मुख्तस की गई बिजली से मुतालिक भी सवालात उठाए गए, जिस पर सेक्रेटरी खजाना और स्टेट बैंक हुकाम का कहना था कि इन सवालात का जवाब क्रिप्टो काउंसिल ही दे सकती है। इन तमाम मामलात और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े चैलेंजेस से मुतालिक मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है माहिर क्रिप्टो करेंसी अमूर कंवल चीमा ने। बहुत शुक्रिया कंवल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान में कितना स्कोप है क्रिप्टो करेंसी का या ब्लॉकचेन माइनिंग के हवाले से, या इसमें स्कोप है या ये जस्ट एक डिप्लोमेटिक वेंचर है? पाकिस्तान में बिल्कुल स्कोप है। ऑलरेडी जो पाकिस्तानी क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और जो डिफरेंट दीगर और चीज़ें करते हैं क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से रिलेटेड, वो उसकी जो ट्रांजैक्शंस की वर्थ है वो $300 बिलियन तकरीबन है। तो और तकरीबन 20 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। हालांकि अभी तक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी तो जाहिर है पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है। और अभी मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है इट्स ऑलरेडी लेट टू द पार्टी, मगर शुक्र है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। कुछ ना कुछ अब फ्रेमवर्क आ रहा है और क्रिप्टो करेंसी को एक स्टेट लेवल पे रिकग्नाइज किया जा रहा है, बिटकॉइन को रिकग्नाइज किया जा रहा है। बिटकॉइन हैज बीन अराउंड सिंस 2009, तो अब फाइनली जो है उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये अच्छी बात है। इसमें ऑलरेडी जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तादाद भी ज़्यादा लाखों में है। वो इस बात से थोड़े से खाइफ भी हैं, परेशान भी हैं कि एक जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाएगा तो उन्हें ज़्यादा डिक्लेरेशन भी करना पड़ेंगे, उन्हें टैक्स नेट में भी आना पड़ेगा, उन्हें रेगुलेशन का सामना भी करना पड़ेगा। तो उनका जो खौफ है, उनका जो फियर है, वो कितना जायज़ है? ये बिल्कुल सही है कि देखें जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन स्पेशली दुनिया में गवर्नमेंट्स और बैंक्स ने इसलिए रिकग्नाइज नहीं किया और इतना देर इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, वो इसीलिए क्योंकि बिटकॉइन के लिए आपको किसी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग हो सकती है। और फिर दूसरा ये कि बिल्कुल अनोनिमस होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिल्कुल अनोनिमस होती हैं, पता नहीं चलता कि उनका क्या सोर्स है। तो अगर अभी पाकिस्तान के अलावा सिर्फ 7 या 9 मुल्क हैं पूरी दुनिया में
जो कोई ना कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आए और उन्होंने फिर किसी ना किसी तरह से कोशिश की है कि वो इसको टैक्स नेट में भी ला सकें और इसके ऊपर कुछ ना कुछ ओवरसाइट कर सकें। इस वजह से ज़ाहिर है जो लोग पहले मगर देखिए इसमें उनके लिए बहुत सारे प्रोज़ भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि पहले जो वो काम कर रहे थे वो उस लीगैलिटी के बकेट के अंदर नहीं आता था, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे खुलेआम। तो अब जो है वो इसके इर्द-गिर्द एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाएगा, तो बहुत सारे बिज़नेसेस इसके इर्द-गिर्द बिल्ड हो सकते हैं और मार्केट हो सकते हैं। तो इस करेंसी को बिल्ड होने में पाकिस्तान के अंदर अंदाजन कितना टाइम लग सकता है? अभी पाकिस्तान जो है वो करेंसी तो बिल्ड करने की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा माइनिंग की बात माइनिंग कर की रहा है। बात हो वो रही है, भी बिल्कुल। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है बिजली की, जो हम आईपीपीज़ की जो हमारी एक सरप्लस कैपेसिटी है 2000 मेगावाट, जो कि हमारी कह लें एक संक कॉस्ट है। जब बिटकॉइन माइनिंग होती है तो उसका जो एक सबसे महँगा रिसोर्स होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है, वो बिजली होती है। पूरी दुनिया में जो माइनर्स हैं, वो बहुत बड़ी डिबेट होती है कि बहुत सारी बिजली वेस्ट होती है उसकी माइनिंग के लिए एक्सेट्रा। तो हमारे यहाँ तो पहले ही सरप्लस है 2000 मेगावाट, वो हम पहले ही पे कर रहे हैं, वो पहले ही वेस्ट हो रही है, हमारी यूसेज में नहीं है। तो अगर उसी बिजली को इस्तेमाल करते हुए हम बिटकॉइन माइनिंग करते हैं और कुछ बिटकॉइन हमारे पास आ जाते हैं उस माइनिंग के थ्रू। देखें जो माइनर्स होते हैं, जब वो सक्सेसफुल माइनिंग करते हैं, जब वो नेक्स्ट ब्लॉक को गेस कर लेते हैं और वो माइन कर सकते हैं, कुछ ट्रांज़ैक्शंस उस ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर देते हैं, तो उनको बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। तो अगर पाकिस्तान में इस तरह से बिटकॉइन हम अपनी बिजली यूज़ करके बिटकॉइन जीत लें और बिटकॉइन अवार्ड्स हमें मिलते रहें, तो और फिर पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस किया कि वो इसकी एक रिजर्व बनाना चाहते हैं, जो कि मेरे इल्म में दूसरा ही मुल्क है दुनिया में जिसने ये अनाउंस किया है, पहला अमेरिका और अब पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि देखिए बिटकॉइन में कोई दुनिया के जो फॉरेन करेंसीज पे जैसे सैंक्शंस लगते हैं वैसे सैंक्शंस नहीं लगेंगे, नहीं लगते। पीयर टू पीयर ट्रेडिंग है, गोल्ड की तरह वो इट्स नॉट हार्ड टू कैरी, या कोई और ये ज़ाहिर है कम्बरसम इसकी ये बड़ी वोलेटाइल सी एक मार्केट है, इसमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं। तो क्या इसमें पाकिस्तानी जो पब्लिक मनी है उसको इसमें इन्वेस्ट करना, क्या ये एक वाइज डिसीजन होगा, जो कि दुनिया भर में ऐसा किया नहीं जाता? देखिए, पाकिस्तान में पब्लिक मनी तो अभी इन्वेस्ट करने की बात की नहीं जा रही। जो सबसे महँगा रिसोर्स है, हम्म। जो कि बिजली है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़, जो सबसे महँगी रिसोर्स चाहिए होती है इसके अंदर, वो बिजली चाहिए होती है। उसमें तो वो हमारे लिए संक कॉस्ट है, वो हमारे लिए काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स है क्योंकि वो तो हम पहले ही उसके लिए पे कर रहे हैं, वो तो हमारे पास सरप्लस है। इस वजह से और बाकी चीज़ें हैं, और चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज़ चाहिए होती हैं, कंप्यूट पावर चाहिए होती है। तो वो अब देखते हैं कि जब फ्रेमवर्क आता है तो वो किस तरह का फ्रेमवर्क है और क्या डिफरेंट जो साइड्स हैं वो क्या हैं। मगर देखिए बिटकॉइन के या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जी हाँ। होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इनहेरेंट एक ट्रस्ट बिल्ड कर देती है। किसी भी चीज़ में उसको उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। तो वो टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ कॉइन ही के पीछे है, वो किसी भी चीज़ के पीछे पाकिस्तान में कोई उसका फ्रेमवर्क आ जाए तो वो इलेक्टोरल सिस्टम को शफ़ाफ़ बना सकती है। वो जो हम रिज़ल्ट्स देते हैं सही अपने है। इंटर के, तो मैट्रिक के, उनको शफ़ाफ़ बना सकती है। तो वो कंवल पटवारी साहब, निज़ाम को रिप्लेस कर सकती है। तो वो इस तरह की ज़ाहिर काफ़ी है पोटेंशियल इस वहाँ पे वक्त भी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी कोशिश है कि एक काउंसिल कायम कर लें, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना दें जिसमें इंटरनेशनल जो माइनर्स हैं वो आए यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें ब्लॉकचेन में। तो एक आम पाकिस्तानी जो इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहे, ब्लॉकचेन में वो माइनिंग करना चाहे, तो वो कर सकता है? वो कैसे कर सकता है, ज़रा इसका भी बता दें। वो इसका हिस्सा कैसे बन सकता बिटकॉइन है? माइनिंग, जी, बिटकॉइन माइनिंग की बात हो रही है। जी हाँ। ब्लॉकचेन तो उसके पीछे बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है माइनिंग के कुछ। इस हाँ टेक्नोलॉजी के जी। अंदर आता है। बिटकॉइन माइनिंग जो है उसके लिए आपको सबसे देखिए बिटकॉइन माइनिंग ये होती है कि जो कुछ नए ट्रांज़ैक्शंस हुए होते हैं, उनका एक ब्लॉक जो है वो उसके जो ब्लॉकचेन होती है उसके अंदर अटैच करना होता है। उसको अटैच करने के लिए जो भी सक्सेसफुल माइनर होता है उसने एक एल्गोरिदम के थ्रू एक नंबर को गेस करना होता है। उस नंबर को गेस करने के लिए उसको चाहिए होती है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज़ चाहिए होती हैं, कंप्यूट पावर चाहिए होती है, उसको बिजली चाहिए होती है उस नंबर को गेस करने के लिए। तो पहले जो है वो थोड़े माइनर्स होते थे तो इतना मुश्किल नहीं होता था। इसका एल्गोरिदम जिसने इसको डिज़ाइन किया वो ऐसा किया हम्म। कि जितने ज़्यादा माइनर्स बढ़ते जाते हैं, जितना ज़्यादा उसके अंदर पूरी दुनिया में माइनर्स हैं, वो जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा वो मुश्किल होता जाता है, उसको गेस करना मुश्किल होता जाता है। सही है। तो इस वजह से अब जो है बहुत ज़्यादा क्योंकि दुनिया में माइनर्स हैं, तो इसको गेस करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली दरकार होती है और बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर दरकार होती है।
तो अब हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि या तो बिजली तो हमारे पास है, तो वो ये कह रहे हो कि जो कंप्यूटेशनल पावर जो चाहिए होती है वहाँ पे आके कोई इन्वेस्ट सही। करे, या फिर जो उसके इर्द-गिर्द और टेक्नोलॉजीज़ जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर और किस्म की इनोवेशन हो सके। तो अभी उन्होंने जो एक फ्रेमवर्क है वो प्रॉपर दिया नहीं, तो इसलिए पता नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट कौन से एरियाज़ में एग्ज़ैक्टली कमल साहब, एक जो अ आम तासुर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, जिस तरह मैंने पहले सवाल भी किया था कि ये एक इसमें स्कोप पाकिस्तान के अंदर है या जस्ट एक डिप्लोमेटिक वेंचर है। जो मैंने डिप्लोमेटिक वेंचर का लफ्ज़ यूज़ किया था वो इसलिए कि तासुर पाकिस्तान में बड़ा आम है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, तो हमने उनको अपीज़ करने के लिए हम इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, हम इसमें आ रहे हैं। हालांकि इतना ज़्यादा कोई पाकिस्तान में इसके जो है वो सीरियस एफर्ट नहीं होगी, सिर्फ हम एक उनके करीब आने के लिए ये एक सियासी जो है वो स्टंट है। ये हो इस सकता पर है। क्या देखें, कहेंगे? ये हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को ये सरप्लस बिजली तो कब से हमारे पास है। अ, अभी पहले जो है वो हमें इसको इस्तेमाल करने का बिटकॉइन माइनिंग का ख़्याल नहीं आया। हमें अभी ख़्याल आया जब अमेरिका ने इसको अनाउंस किया। हम्म। मगर ख़ैर अगर मैं उसको पॉलिटिकल साइड जो उसकी है उसको एक जी हाँ। साइड पे रख दूँ, अगर मैं टेक्नोलॉजिस्ट बन के सोचूँ, तो जी। मेरा ख़्याल है कि अच्छी चीज़ है क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी ने तो आगे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर ट्रेडिंग है, व्हिच मीन्स सही कि है। वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को डेमोक्रेटाइज़ कर रहा है, ठीक है? व्हिच मीन्स कि ठीक। दुनिया ने इवेंचुअली इस तरफ मूव करना ही करना है क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जो है वो हर टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, और जब आ जाती है टेक्नोलॉजी क्योंकि वो एक चीज़ को बहुत सिंपल कर देती है, बीच में आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एक सही। इंस्टेंट एक्सचेंज हो जाता है, उस एक्सचेंज में कोई घपला नहीं हो सकता, उसकी ठीक। क्रेडिबिलिटी है, उसमें एनोनिमिटी, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे समझा जा सकता है कि उससे बेहतर है। ठीक। तो इस वजह से दुनिया इवेंचुअली इस तरफ मूव होगी और पाकिस्तान को अब आना ही चाहिए इसके अंदर। ठीक, बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहे थे कमल चीमा साहबा की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत देर से इस फील्ड में कदम रखा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आयद। इससे पाकिस्तान में कई जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है, जो इजाफी बिजली है, सरप्लस बिजली है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन ये अलग बात है, ये एक अलग बहस है कि 5 सेंट पे बिजली कैसे दी जा सकती है, चूँकि IMF ने बड़ा इतराज़ उठाया है कि बिजली जब आप महंगी पैदा करते हैं, इंडस्ट्री को बिजली महंगी मिल रही है, एक आम सार्फ को बिजली महंगी मिल रही है, तो क्रिप्टो के लिए आप बिजली सस्ती कैसे दे सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।